राहुल गांधी जब तक ये तय नहीं कर पाए कि सेक्युलर बने रहने में फायदा है या फिर कौल गोत्रीय जनेऊधारी ब्राह्मण, ये समस्या राहुल गांधी की ही नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस की है। एक कदम इधर और कभी एक कदम उधर के चक्कर में कांग्रेस का बंटाधार होता जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है। कभी नेतृत्व को लेकर सवाल उठते हैं तो कभी पार्टी के तौर तरीकों पर सवाल किए जाते हैं और इन सब के बीच एक और नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस को खुद को बीजेपी लाइट नहीं बनने देना चाहिए, नहीं तो कोक जीरो की तरह कांग्रेस भी जीरो हो जाएगी। कांग्रेस को हिंदूवाद के रास्ते पर चलना चाहिए, न कि बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते पर। शशि थरूर के इस बयान को कांग्रेस प्रवक्ता रहे संजय झा ने भी समर्थन दिया है। संजय झा ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं शशि थरूर से पूरी तरह से सहमत हूं कि कांग्रेस को बीजेपी लाइट नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस को अपने सेक्युलर बैच को शान के साथ पहनना चाहिए। ऐसे में किसी तरह का जनेऊधारी स्टंट ठीक नहीं है। यहाँ संजय झा का इशारा राहुल गांधी की तरफ था, जिन्हें रणदीप सिंह सुरजेवाला कौल गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं। कांग्रेस की लगातार ये कोशिश रही है कि वे खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाएं। यही वजह है कि जब पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन कर रहे थे, तब कमलनाथ भोपाल में भगवा वस्त्र पहनकर खुद को हनुमान भक्त बता रहे थे। हनुमान जी की भक्ति तो अरविंद केजरीवाल के सिर पर भी चुनावों के दौरान चढ़ी थी, लेकिन इन सब के लिए दिग्विजय सिंह का उदाहरण काफी है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भोपाल में क्या क्या नहीं किया। कंप्यूटर बाबा से लेकर मिर्ची बाबा तक भोपाल की सड़कों पर संतों की परेड करवाई, हवन और यज्ञ कराए, लेकिन नतीजा ये निकला कि दिग्विजय सिंह बुरी तरह से चुनाव हार गए। कुछ ऐसा ही नजारा यूपी में प्रियंका वाड्रा की गंगा यात्रा के दौरान दिखा। शशि थरूर से जब हिंदुत्व और इसकी राजनीति को लेकर असर को लेकर बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के विषय के कारण देश में लिबरल लोगों को लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं। कांग्रेस सांसद बोले कि कांग्रेस में एक बात स्पष्ट है कि वो खुद को बीजेपी लाइट नहीं बनने दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस जीरो बनकर रह जाएगी। कांग्रेस हिंदुइज्म और हिंदुत्व में अंतर करती है। हिंदुइज्म की हम इज्जत करते हैं और हिंदुत्व जो भाजपा द्वारा राजनीतिक तौर पर गढ़ा गया है, उससे दूर रहते हैं। शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके मंदिर जाने की प्रक्रिया किसी तरह से सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व का समर्थन नहीं करती है। शशि थरूर ने कहा कि भारत में सेक्युलरिज्म जिंदा है, वो देश में भी है और कांग्रेस पार्टी में भी। हम रोज उसे ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार चुनावों से पहले अब कांग्रेस नेताओं को मंदिर जाते देखा गया, जिस पर काफी राजनीतिक बहस भी छिड़ी है और आरोप यह लगाया गया कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। रायबरेली में जमीन की हेराफेरी में लगी कांग्रेस के खिलाफ अदिति सिंह ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका वाड्रा से खटपट होने के बाद कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की जमीनों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने सोसाइटी की आर्थिक गतिविधियों को लेकर आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन जो स्कूल के लिए आवंटित हुई थी, उसे सोसाइटी के पदाधिकारी बेचने की फिराक में हैं। अदिति के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी सामने आए और उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस और गांधी वाड्रा परिवार पर निशाना साधा। प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने वर्षों से रायबरेली की जनता का न केवल भावनात्मक बल्कि मानसिक रूप से शोषण किया है, बल्कि उनके संसाधनों को भी जी भर के लूटा है। कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी घोटाला इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। असल में कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की सिविल लाइन में करीब 5 बीघा जमीन है और इस पर कब्जे को लेकर विवाद का मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। इस जमीन पर महिला महाविद्यालय बनना प्रस्तावित है। मौजूदा वक्त में लगभग 100 दुकानदारों ने इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है। हाल ही में कांग्रेस ने हाई कोर्ट का आदेश बताकर जमीन खाली कराने का प्रयास किया था। अब विधायक अदिति सिंह ने ये मामला शासन स्तर पर उठाया है। अदिति ने कहा कि इस एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य उमाशंकर दीक्षित और शीला कौल थीं, जो कांग्रेस परिवार के वफादार रहे। अदिति सिंह का आरोप है कि रायबरेली की इस जमीन पर कभी स्कूल बना ही नहीं। धीरे धीरे लोगों ने उस पर दुकान, घर सब कुछ बना लिया और बाद में कांग्रेस ने उस जमीन को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि इस एजुकेशन सोसाइटी ने कभी कुछ काम ही नहीं किया है
और अब इसके पदाधिकारी उस जमीन को बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। गौरतलब है कि रायबरेली की सदर सीट से विधायक अदिति सिंह कांग्रेस से बगावत कर चुकी हैं। अनुशासनहीनता के आरोपों में कांग्रेस उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने का नोटिस भी दे चुकी है। अदिति सिंह आजकल योगी सरकार की जमकर तारीफ करती नजर आती हैं। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक गुरु भी बता चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर की कंपनी को ठेका चुनावी रणनीति बनाने के लिए दिया था, लेकिन प्रशांत किशोर के लोग जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं को हाँक रहे हैं, उससे चुनाव जीतना तो दूर, पार्टी में ही बड़ी फूट पड़ने लगी है। प्रशांत किशोर की हरकतों के खिलाफ अब टीएमसी के नेता खुलकर बोलने लगे हैं। हालात ये हैं कि पार्टी के एक विधायक ने प्रशांत किशोर के होते चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान तक कर दिया है। प्रशांत किशोर की एजेंसी आईपैक पिछले कई महीनों से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही है, लेकिन इस बीच पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पीके की एजेंसी का दखल पचा नहीं पा रहे हैं। बैरकपुर विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने प्रशांत किशोर की एजेंसी के खिलाफ हमला बोलते हुए ऐलान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि एक बाहरी एजेंसी मुझे सिखा रही है कि मैं राजनीति कैसे करूं। मैं जब कक्षा 6ठी में था तब राजनीति में आया था। अभी मैं 62 साल का हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे उस एजेंसी के कर्मचारी से ये सुनने को मिला कि मुझे वोटों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए चुनाव लड़ने के लिए एजेंसी को चुना गया है। वे मुझसे मेरी जाति के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि वे जाति आधारित राजनीति का परिचय देना चाहते हैं। विधायक ने आगे कहा कि मैंने उन्हें बताया कि ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर दिल्ली नहीं है। यहाँ दत्ता ने पीके की एजेंसी पर हमला बोलते हुए आईपैक का नाम नहीं लिया, तो वहीं एक अन्य विधायक ने सीधे तौर पर आईपैक पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। कोई एजेंसी ये निर्देश दे कि कैसे पार्टी को चलाया जाए। कूच बिहार साउथ से तृणमूल कांग्रेस के विधायक मिहिर गोस्वामी ने कहा कि आईपैक ठेका एजेंसी अगर पार्टी को निर्देश देगी कि कैसे काम करे, तो ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर कोई पार्टी चाहती है कि एजेंसी पार्टी को चलाए, तो 100% पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को पार्टी से जुड़े कामों को संभालना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी को आईपैक का संगठन में हस्तक्षेप पसंद नहीं है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साल 1995 में मैं अविभाजित कांग्रेस का काउंसलर था। मैं कोई पैराशूट से नहीं कूदा हूँ और न ही मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए लिफ्ट लेकर आया हूँ। मैंने सीढ़ी से कदम दर कदम आगे बढ़कर ये मकाम हासिल किया। हमें कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आज तक इतिहास में संसद में कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी जितना कि आज हुई है। राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या सिमटकर 38 हो गई है। दोनों दल लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेसी सदस्यों को मिला दें तो कांग्रेस का आंकड़ा 100 से काफी नीचे है। और कांग्रेस के इस हाल का मजा पीएम मोदी ने अपने अंदाज में लिया। अररिया में चुनावी रैली में उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज कांग्रेस की हालत ये है कि लोकसभा और राज्यसभा को मिला दें तो भी उनके पास 100 सांसद नहीं हैं। अररिया में कांग्रेस के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातें बहुत की, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक भी काम नहीं किया। बातें की, लोगों को गुमराह किया, लेकिन जनता को लंबे अरसे तक मूर्ख नहीं बना सकते। देखिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। कांग्रेस की हालत कैसी करके रख दी है जनता ने। आज कांग्रेस की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को भी मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद नहीं हैं। ये हाल जनता ने उनका करके रखा है। जब भी मौका मिलता है जनता आज भी उनको सजा देती है। पीएम ने कहा कि कई राज्यों ने तो कांग्रेस के एक भी बंदे को लोकसभा या राज्यसभा पहुंचने नहीं दिया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए। अनेक ऐसे राज्य हैं जहां से कांग्रेस के एक बंदे को भी जनता ने संसद में पैर नहीं रखने दिया। हाल ही में राज्यसभा के 11 सदस्य निर्वाचित हुए। इनमें से 9 सांसद बीजेपी के हैं और इसी के साथ राज्यसभा में उनके 92 सांसद हो गए हैं, जो पार्टी की स्थापना के बाद से सर्वाधिक हैं। एनडीए के पहले कार्यकाल में बीजेपी कई कानून इसी वजह से पास नहीं करा सकी थी क्योंकि उसके बाद बहुमत नहीं था। अब बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास राज्यसभा में 110 सदस्य हैं।
बीजेपी और कांग्रेस के बीच का अंतर भी अब सबसे ज्यादा हो गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, मगर राज्यसभा में उसके सामने विपक्षी अड़चन खड़ी हुआ करती थी। अब 110 सदस्यों के साथ एनडीए के लिए कानून पास कराना आसान हो जाएगा। सहयोगियों के अलावा बीजेपी को टीआरएस, अन्ना द्रमुक, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों का साथ मिलता रहा है। ऐसे में एनडीए को राज्यसभा में 150 सदस्यों का साथ मिलने की उम्मीद है, जिससे उसके लिए कोई भी प्रस्ताव पास कराना आसान हो जाएगा। 2/3 बहुमत की जरूरत वाले प्रस्तावों के लिए भी एनडीए की राह आसान हो गई है। महाराष्ट्र में बढ़े हुए बिजली के बिलों का मामला अभी सुलझा नहीं कि राज ठाकरे ने एक नया मुद्दा उठा दिया। राज ठाकरे ने विद्यार्थियों की फीस बढ़ोतरी करने वाले स्कूल्स को चेतावनी दी। राज ठाकरे ने कहा कि फीस न बढ़ाने को लेकर पहले हाथ जोड़ेंगे और यदि नहीं माने तो फिर हाथ उठाएंगे। विभिन्न संगठनों और अभिभावकों ने राज ठाकरे से स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को रोकने, कक्षा 11वीं के प्रवेश और कोचिंग शुरू करने के संबंध में मुलाकात की। राज ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर राज्य सरकार से फीस की वृद्धि को रोकने के लिए कहूंगा। यदि सरकार ने इस पर उत्तर नहीं दिया तो मनसे के स्टाइल में स्कूल से संवाद किया जाएगा। बैठक के दौरान राज ने कक्षा 11वीं के प्रवेश को लेकर प्रदेश की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ को फोन लगाया, जिसके बाद राज ने कहा कि कक्षा 11वीं के प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार की एक बैठक होने वाली है। मुझे स्कूली शिक्षा मंत्री गायकवाड़ ने कहा कि प्रवेश को लेकर सरकार के फैसले के बारे में मंगलवार तक सूचित करेंगी। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री गायकवाड़ ने कहा कि कक्षा 11वीं के प्रवेश के बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य के महाधिवक्ता से बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 1 से 2 दिन में कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। गायकवाड़ ने कहा कि कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी गई है। विद्यार्थियों का अभी तक कक्षा 11वीं में दाखिला नहीं हो पाया है, वे भी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। और इसके पहले बिजली के बढ़े बिलों के सवाल पर राज ठाकरे राज्यपाल से मिले थे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें शरद पवार से बात करने की सलाह दी थी। कोश्यारी की सलाह पर राज ठाकरे ने शरद पवार को फोन भी किया। इस बात की जानकारी खुद शरद पवार ने दी। पवार ने कहा कि राज ठाकरे ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि मुझे राज्यपाल ने बिजली बिलों को लेकर आपसे चर्चा करने की सलाह दी है। इस पर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पवार ने ये भी कहा कि राज के साथ बैठक करने के बारे में कुछ तय नहीं हुआ, क्योंकि मैं 3 से 4 दिनों के लिए मुंबई से बाहर जा रहा हूँ। राज ठाकरे ने राजभवन का रुख किया था। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर बिजली बिलों में ग्राहकों को राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। इस पर राज्यपाल ने राज को पवार से चर्चा करने की सलाह दी थी। राज ने कहा कि बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनीज और महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग बढ़े हुए बिलों को कम करने के लिए तैयार है, फिर भी पता नहीं क्यों राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही। लॉकडाउन के समय उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली बिल भेजे गए थे, इसका राज्य भर में विरोध हुआ था। इसके बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बिजली बिलों में राहत देने का आश्वासन दिया था। इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में 1000 करोड़ का प्रस्ताव भी पेश किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। कंगना रनौत को सलाखों के पीछे देखने के लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे और शिवसेना का दिल ही नहीं कर रहा है, बल्कि बॉलीवुड गैंग भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। कंगना के खिलाफ एक तरफ शिवसेना ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लिबरल गैंग के जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का दावा किया है। ये मानहानि का केस कंगना रनौत द्वारा जावेद अख्तर पर लगाए गए आरोपों के बाद दर्ज करवाया गया। दरअसल कुछ महीने पहले कंगना रनौत की मैनेजर बहन रंगोली चंदेल ने ट्वीट करते हुए जावेद अख्तर और महेश भट्ट पर निशाना साधा था। रंगोली ने कहा था कि जावेद अख्तर जी ने कंगना को घर बुलाया और धमकी दी कि वे ऋतिक रोशन से माफी मांग लें। महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल फेंक दी थी, क्योंकि उसने भट्ट की फिल्म में सुसाइड बॉम्बर की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था। वे प्रधानमंत्री को फांसीवादी कहते हैं। चाचा जी, आप दोनों क्या हो? रंगोली चंदेल के अलावा कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में भी जावेद अख्तर पर धमकाने का आरोप लगाया है। कंगना रनौत ने पिंक वेला को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जावेद अख्तर ने मुझे अपने घर बुलाकर कहा था कि राकेश रोशन और उनके परिवार वाले बड़े लोग हैं, अगर तुमने उनसे माफी नहीं मांगी तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, वे तुम्हें जेल में डलवा देंगे।
अब गीतकार जावेद अख्तर ने इस पूरे मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। कुछ साल पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की जाने पहचाने एक्टर ऋतिक रोशन के साथ अफेयर की चर्चाएं खूब रहीं। कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन को सिली एक्स तक कह दिया था। पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत किसी मुश्किल में घिरती नजर आ रही हों। इसके पहले बांद्रा के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के आरोप में कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ कंगना रनौत और उनकी मैनेजर बहन रंगोली चंदेल को समन भेजकर 10 नवंबर से पहले हाजिर होने को कहा है। इसके अलावा किसानों पर ट्वीट को लेकर भी कंगना रनौत पर कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दरअसल कंगना रनौत पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रही हैं और वो कई मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करती रही हैं। फ्रांस हमले और बल्लभगढ़ से निकिता केस पर भी कंगना रनौत काफी मुखर रही। कंगना रनौत ने रिपब्लिक टीवी पर बताया था कि जावेद अख्तर ने उन्हें अपने घर बुलाकर कहा, तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी क्योंकि वे तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। ऋतिक रोशन तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर रहा है। वे समझ चुके हैं कि केस पूरी तरह से उनके हाथों में है। तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी क्योंकि तेरा मुंह काला हो जाएगा तो तू कहां जाएगी। जावेद अख्तर ने इस बयान को लेकर कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। ऋतिक से अनबन की बात खुद कंगना ने भी कबूल की। उन्होंने आरोप लगाया था कि शक्तिशाली रोशन परिवार उनके पीछे पड़ा हुआ है। रंगोली चंदेल के मुताबिक इस विवाद के दौरान जावेद अख्तर ने कंगना को अपने घर बुलाया था और उसे अपने कहे अनुसार चलने की सलाह दी थी। वे चाहते थे कि कंगना उनकी बात मान जाए और ऋतिक रोशन से माफी मांग ले। इससे इनकार किए जाने पर उन्हें जावेद अख्तर ने धमकाया था।